हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ आनंद शर्मा पे। यहाँ पे हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, पार्टिकुलरली एसएससी फोकस रहेगा और जनरली हम लोग बैंक, स्टेट पीसीएस, जो भी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम होते हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम CHSL 2020 के जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं, जो कि अब कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कैमरा में फ़र्स्ट टाइम है तो कैमरा में उतना आदत नहीं है बोलने का, लेकिन मैं एडजस्ट करूँगा, 1-2 महीना लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है। यहाँ कैमरा है, कैमरा देखने से हम लोग स्कूल से ही डरते हैं, कैमरा आ गया भाई, कैमरा का कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अब वैसा नहीं रहा। लेकिन ये तो ऑनलाइन सेटअप है ना, मैं खुद भी कितना टेक्निकल प्रॉब्लम होता है जब एक सेटअप करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो मुश्किल हो जाता है सब। तो कोई नहीं, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूँगा। टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं नए हूँ इस फील्ड में, ऑनलाइन टीचिंग के फील्ड में, तो थोड़ा टाइम दीजिए। आई विल बी हैंडलिंग दैट। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग CHSL के बेस्ट 50 क्वेश्चंस जो हाल ही में CHSL 2020 में कोविड की वजह से जो डिले कर दिए गए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं, उसके क्वेश्चन मैं अपने तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, और क्योंकि आगे CGL 2020 जो मई के लास्ट और जून में होने वाला था, शायद वो भी डिले हो जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। क्योंकि कोरोना केसेस इतना बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस एक दिन में 3.5 लाख केस आ रहे हैं, जो कि पहले भी नहीं आते थे। ये सेकंड वेव बहुत ही ख़तरनाक है। तो आप कृपया करके घर ही पे रहे, हाथों को हमेशा धोएं और मास्क लगाए, और डोंट गो आउट अंटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टू गो आउट। ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि मुझे भी नहीं घुल पा रहा हूँ मैं कैमरा में, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं जस्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। आप मेरे अप्रोच चैनल को देखिए, मेरे कंटेंट को देखिए, और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिए कि आपको क्या चाहिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं। या जैसे मैं नया हूँ अभी इस ऑनलाइन में, तो आप मुझे बताएं, मतलब आप सजेशन दें कि मैं मतलब ये नहीं करूँ, ये करूँ, या आपको क्या कंटेंट चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है, या कुछ भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉर्ड AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको बोला है कि एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है AB। ठीक है, ये कॉर्ड है AB, और जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसका जो सेंटर से इस कॉर्ड का दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर का, सर्कल का सेंटर है, तो ये सेंटर से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते तो वो 90 डिग्री बनाता है। और क्योंकि ये AB का मिड पॉइंट है, मीन्स ये 3 में बटेगा, मीन्स ये जो लेंथ है ये 3 होगा। तो अब हमको पूछा है रेडियस, तो रेडियस, यही रेडियस है। रेडियस का भी डेफिनेशन वो जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से सर्कल पे जो दूरी होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 ये है, 4 ये है, तो ये 5 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, या 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया? 5। और लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डायमीटर बताएं। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना, तो 5 गुने 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, गिवन था कि एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है AB जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो पूछा था कि सर्कल का डायमीटर बताओ। तो मैं क्या बोला कि कोई भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये AB का मिड पॉइंट है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 3 होगा, और ये तो 4 दिया है। तो अब हम लोग ट्रिपलेट से क्या बोल सकते हैं? 3, 4 देती है
हाइपोटेनस क्या होगा 5, यहाँ पे यही रेडियस है और हमसे पूछा डायमीटर, तो डायमीटर इंटू 2 इज 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ पीसी से। ओके, इसे रब कर लेता हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P 2 seconds PBA and PDC are drawn to the circle such that secant PDC passes through the center O of the circle. Okay, if PB is equal to 8 centimeter, AB 12 centimeter and OP 18, then find the radius of the circle. मतलब एक बाहरी बिंदु P से दो छेदक खींचा गया है जो PBA और PDC, वो इस प्रकार से खींचा जाता है कि जो PDC है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है और PB का लंबाई 8 है, AB 12 है, OP 18 है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात है। ठीक है, तो अब जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हम करते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है P, यहाँ से एक सेकेंड जो है सर्कल के सेंटर को छूते हुए जा रहा है जो कि है PDC, और एक सेकेंड है जो कि PBA है। ठीक है, और हम लोगों को जो PB का लंबाई दिया हुआ है, PB 8 है, ये PB 8 है, AB 12 है, AB 12 है, OP 18 है, मतलब ये सेंटर O है, O से P 18 है, मीन्स ये पूरा 18 है। ठीक है, ये 18 है, रखते हैं हम लोग दिमाग में। ठीक है, बोला रेडियस बताओ, तो रेडियस बताना है अब हमको। अच्छा, ये फिगर देखिए, आपके दिमाग में पहले ज्योमेट्री का सर्कल, जो कि बहुत बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक है, सर्कल याद होता है जल्दी फिगर से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं अब कि यहाँ पे क्या थ्योरम लगता है कि पी डी से जो लेंथ है इंटू पी सी इज इक्वल टू क्या होता है पी बी इंटू पी ए। मतलब मेरा जो थ्योरम है वो है कि पी डी इंटू पी सी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि पी बी पता है मुझे, पी ए भी पता है, तो मैं लिख लिया पी बी कितना है 8 और पी ए कितना है, पी से ए कितना है, ये 12 इतना 8, तो 12 8 20। अच्छा, पी डी और पी सी, अच्छा पी डी तो हमको नहीं पता है, लेकिन पी ओ तक दिया है 18। अच्छा, ये तो रेडियस है, ये तो आपको देख के पता चल रहा है। अच्छा, ये ओ पी 18 है, इतना रेडियस है, तो मैं पूछूँ कि इसका लेंथ बताओ आप मुझे, तो आप बता दो कि ये 18 माइनस आर है, पी डी 18 माइनस आर ही हुआ। नेक्स्ट, अच्छा अब थ्योरम में क्या है कि पी सी मीन्स मेरे को पूरा लेंथ चाहिए पी से सी का सेकंड का। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये भी तो रेडियस ही है भाई, ये भी तो रेडियस ही है भाई, तो ये 18 है पी ओ, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 18 प्लस आर। ठीक है, तो अब हम बैठा देते हैं कि पी डी कितना है 18 माइनस आर, और पी सी कितना है 18 प्लस आर। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 8 160। अच्छा, 324 में 160 गया तो कितना आ जाएगा, तो 324 में 160 गया तो 40 164 आ गया। ठीक है, अच्छा ये आर स्क्वायर आया है, मेरे को चाहिए आर, मैं क्या देखा कि आर क्या हो जाएगा √164। इसका मतलब है कि आर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से 4 निकल आएगा, 8 तो नहीं निकाल सकते, 4 निकाले तो 4 का अंडर रूट होता है 2, और अंडर रूट में क्या बच गया 4 4 जा 16 4 1 जा 4, तो यही रेडियस है। ये पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि रेडियस क्या है, तो रेडियस क्या है 2√41, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं पॉज करके तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, आप नहीं कर पाए तो मैं तो मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे रब कर लेते हैं। और हाँ, ये वीडियो तो हमेशा ही आप
एक बार भी नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। यही फ़ायदा है ऑनलाइन क्लास का। बाकी ऑनलाइन में गलती भी है कि गलती ही आप कहाँ कर रहे हो क्वेश्चन में आपको नहीं पता चलता है कि गलती कहाँ की है। ऑफलाइन में क्या होता है कि सामने स्टूडेंट्स बैठे होते तो बता देते हैं सर यहाँ पे गलती हुआ है भैया, यहाँ गलती हुआ है। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा टफ है, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, बहुत गर्मी है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एन एल्टीट्यूड ए डी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर इज ड्रॉन सच दैट डी सी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। यहाँ बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। ए डी जो है ये अल्टीट्यूड है बी सी पे, जिसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर। कितना है? 9। और हमको सी डी का लेंथ भी हमको दिया हुआ है कि सी डी कितना है? डी सी 3√3, ठीक है। ये कितना है? 3√3। अच्छा, ए बी भी दिया हुआ है 6√3, ए बी भी है 6√3। ओके, मेरे से पूछा एंगल ए बताओ, ठीक है। एंगल ए बताओ, ऑप्शन है 60, 45, 30, 90। एंगल ए चाहिए हमको, ठीक है। एंगल ए क्या होगा? ओके, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, इस ट्रायंगल में ए डी सी में। ये 9 है, 3√3 तो 9 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 6√3 आ जाएगा, ठीक है। कैसे? अगर आपको नहीं पता है तो आप तो ये लगाओगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन मैं क्या देखा, यहाँ पे ट्रिपलेट यूज़ हुआ है कि 3√3 का √3 टाइम्स ही 9 है। अच्छा, 3√3 का ही √3 टाइम्स ही ना 9 है। √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9, 9 मीन्स 3√3 का √3 टाइम्स ये 1 है। मीन्स अगर ये मीन्स ये यही मीन कर रहा है कि अगर ये 1 है तो ये √3 है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, अगर आप लोग ट्रिपलेट में ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊँगा फ्री में, वहाँ मैं बताऊँगा, ठीक है, कि 30, 60 और 90 ट्रायंगल में 30 के आगे 1 है तो 60 के आगे √3 होता है और 90 के आगे 2 होता है। तो यही से हम देख रहे हैं ये 1 है, ये √3, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो 1 अगर 3√3 तो 2 कितना? तो 1 3√3 है तो 2 कितना? तो 2 से इंटू हो गया, 2 इंटू 3 6√3, तो 6√3। ओके, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये भी 6√3, ये भी 6√3। अच्छा, उससे पहले तो एंगल हमको बताना ना। तो अच्छा, तो ये 9 जो है किसके आगे है? ये √3 टाइम्स था, मीन्स अगर 1 यूनिट √3 ये 2 है तो √3 किसके आगे होता है? 60 के आगे। √3 किसके आगे होता है? 60 के आगे। तो ये हम डायरेक्ट पता कर लिए 60 है। अब भाई ये 6√3 है, ये 6√3 है, इसका मतलब दोनों लेंथ इक्वल है। ये कैसा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा ट्रायंगल है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु भी हो सकता है, लेकिन अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहले हमको पता चला ये, क्योंकि इसका दोनों साइड का लेंथ इक्वल है। मीन्स जब ये दोनों साइड इक्वल होता है तो ये लेंथ और ये एंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है। तो ये भी 60। भाई अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये भी 60, ये भी 60। और एक ट्रायंगल में टोटल कितना एंगल होता है? 180 होता है, ठीक है। 180 होता है तो ऊपर जो ए है वो कितना बच गया? 60 बच गया। तो भाई कितना आ गया है एंगल ए? 60, ठीक है, 60 आ गया। अच्छा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज भी था, हमको पता चल गया। फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आया है आप वीडियो को वापस देखो, मेरी 100% गारंटी कि आपको समझ आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। वापस देखना वीडियो को, क्योंकि ये ऑफलाइन तो बैच है नहीं कि सामने सब बैठे हुए और सर कैसे होगा, तो तभी स्टैंड बता दी थी। ऑनलाइन में क्या है कि अभी मुझे थोड़ा सब्सक्राइबर रीच करना है, ताकि मैं लाइव क्लास आ पाऊँ। लाइव क्लास में क्या होता है कि कमेंट सामने होता है, तो मैं बच्चों का प्रॉब्लम भी ले सकता हूँ। मैं आप लोग जैसे भाई लोगों का प्रॉब्लम भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप वापस देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था, 3 था, सुनिए। मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ।
ओके, चौथा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहतरीन और अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस आप क्वेश्चन को यू कर दोगे, ठीक है। तो और इस फॉर्मूला पे जो है एसएससी पिछले 2 साल से क्वेश्चन पूछता है। सीजीएल 18 में पूछा है और 19 में भी पूछा, और पूरा प्रोबेबिलिटी है कि जो सीजीएल 2020 मीन्स 2020 होगा उसमें भी पूछा जाएगा। और सीएचएसएल जो चल रहा है अभी उसमें तो पूछा ही गया, ठीक है। उसी का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, तो वहाँ तो पूछा ही गया। और मोस्ट प्रोबेबली ये सीजीएल 2020 में भी पूछा जाएगा ही, ठीक है। तो हम कुछ मिस आउट नहीं कर सकते, हमको अप टू डेट रहना होगा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बोर्ड पे आप लोगों का फ्लैश कर रहा है, मेरा तो पीसी पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि सेटअप बहुत बड़ा नहीं है इसीलिए तो एडजस्ट करके चलना हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला है कि x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² इज इक्वल टू 117 और x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल टू 13। हमसे पूछा है कि बताओ x² प्लस y², ठीक है, x² प्लस y²। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में मुझे कुछ गलती लग रहा है, भाई ऑप्शन में कुछ गलती है, ऑप्शन में कुछ गलती, ऐसे सॉल्व करते पता चलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए अलजेब्रा का, जो कि हर जगह लगेगा अलजेब्रा में, ठीक है। अलजेब्रा में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो वो फॉर्मूला लग ही रहा है, ठीक है, जो कि इसी पे डायरेक्ट रिलेटेड है कि x⁴ प्लस y⁴ इन प्लस x² y², ये किसके बराबर होता है? ये होता है x² प्लस y² प्लस xy इंटू x² प्लस y² माइनस xy, ठीक है। किसके बराबर होता है? इसके बराबर। भाई इसको लिख लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। इन सारे एग्जाम में इसमें पूछा गया। इवन इस क्वेश्चन को आपका वो स्टेनो के पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है, स्टेनो के पेपर में भी पूछा गया इस कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप लोग डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि ये x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² 117 है, ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे दिया, मतलब कि इसका वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पे 117, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे x² प्लस y² माइनस xy, इस चीज़ का भी वैल्यू दिया हुआ 13, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है x² प्लस y² माइनस xy, कितना दिया हुआ है 13। ओके, यहाँ से मुझे किसका वैल्यू आ जाएगा x² प्लस y² प्लस xy, कितना आ जाएगा जी 13, इधर आके इससे डिवाइड होगा, 13 नमा 117 तो 9, ठीक है 9। अच्छा, हमसे पूछा क्या है कि x² प्लस y² बताओ। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, ठीक है, x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल टू 13 और x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू 9 को ऐड कर लें तो ये xy से xy कट जाएगा। मैं सारा स्टेप लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सारा स्टेप लिखना मतलब कि आप अपना लेवल को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेवल बढ़ाना है तो आप एक स्टेप जंप करके देखना होगा और मन की आंखों से देखना होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये xy कट जाने पे क्या बच गया x² प्लस y², यहाँ भी x² प्लस y² मीन्स ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² बच गया है, जो कि किसके बराबर है 9 और 13 22। अच्छा, यहाँ से x² प्लस y² क्या हो जाएगा उसके बाद 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। अच्छा, ऑप्शन को यहाँ पे गलती है, आप तो ऑप्शन चेंज कर लेंगे, इसका आंसर 11, ठीक है, इसका आंसर है 11। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ से आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि हमसे पूछा होता कि आप xy बताओ। अच्छा, हम x² प्लस y² तो बता ही दिए, अब हम बोल रहे हैं कि हम xy भी बता सकते हैं, यहाँ से हम xy भी बता सकते हैं यहाँ से। कैसे? अगर हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटा लिए, है ना, x² प्लस y² माइनस xy, x² प्लस y² प्लस xy
को आपस में अगर घटा लिए हम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव में घटाने पे नेगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा। और ये माइनस एक्स वाई, ये पॉजिटिव है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2xy, क्या हो जाएगा, माइनस 2xy। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 13 माइनस 9 4, तो xy क्या आ जाएगा यहाँ से, -2। अच्छा, मतलब वो ऑप्शन यहाँ पे xy का दिया होता, ठीक है, शायद क्वेश्चन सेट करने में कुछ गलती हुआ है, तो ये xy -2 आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता है कि xy बताओ तो हम लोग ऐसे निकालते जैसे मैं बताया, और xy का ही ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 मैं सेट कर लेता हूँ क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ज्योमेट्री पे ये मीडियन बेस्ड है, तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फ्लैश हो गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, जहाँ पे ए डी मीडियन है। मीडियन मतलब जो उस बेस को दो इक्वल पार्ट में बांट दें, ठीक है, जैसे बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, मतलब डी जो है दो इक्वल पार्ट में बी सी को बांट दिया, मीडियन है। ओके, अब बोला है कि ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी मीडियन ए डी को 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। ई एफ जी ऐसा पॉइंट है ए डी पे जो कि ए डी को 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, मतलब अगर ये ई एफ जी है तो ये मीडियन को 4 इक्वल पार्ट में बांट दिए, ठीक है। मीन्स ए इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मीडियन ट्रायंगल का एरिया को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं बोलूँ कि इसका एरिया 1 है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमसे पूछा है कि बी एफ जी का एरिया का रेशियो बताओ, ट्रायंगल बी एफ जी का एरिया का रेशियो बताओ पूरे ट्रायंगल ए बी सी से, क्या होगा। तो मैं बोला कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मीडियन एरिया को इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो मैं इस सबको मिला लेता हूँ, तो इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, बी एफ जी का एरिया पूछा है पूरे से। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये इक्वल पार्ट में बटा, मतलब अगर इसका एरिया भी एक ही में बटेगा, ठीक है, इसका एरिया भी एक ही में बटेगा। क्यों? अगर मैं बोलता हूँ कि आप सिर्फ ट्रायंगल देखो बी एफ डी, आप ट्रायंगल देखो बी एफ डी, ये पार्ट मत देखो, ठीक है, ये मत देखो, बी एफ डी देखो, तो जी क्या मिड पॉइंट नहीं है एफ डी का, जी क्या मिड पॉइंट नहीं है एफ डी का, तो जी मिड पॉइंट ही है एफ डी का। इसका मतलब क्या था कि यहाँ भी तो मीडियन ही है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे? क्योंकि ये दोनों मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ऐसे ही तो ये जो इक्वल पार्ट है सारा मीन्स एरिया इक्वल है। ओके, अब ये पूरे ट्रायंगल में एडी भी मीडियन है, मीन्स इधर का एरिया जितना उसका भी एरिया इतना ही। तो यहाँ पे टोटल एरिया 1 2 3 4, तो इसका भी एरिया 4। तो अब हमसे पूछा है कि बी एफ जी से ए बी सी का बताओ भाई, ठीक है। तो ट्रायंगल बी एफ जी से ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताओ भाई। तो बी एफ जी का एरिया मैं बोला अगर 1 यूनिट है तो ए बी सी का कितना है, 1 2 3 4 4 4 8, इसका मतलब 1:8 में है, ठीक है, 1:8। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ट्राई करने से पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, ताकि अगर आपसे सॉल्व हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली होगा ही अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा यहाँ से कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। ओके, तो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का ही है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी
आपको अपना क्वेश्चन वहाँ बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा, मैं अपना क्वेश्चन या पीसी में देख रहा हूँ। इन द ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री, ओके, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, ओके। Point E and F are the midpoints of the side AB and AC, okay, respectively. Find the length of side EF. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे बोला यहाँ पे एक ट्रायंगल है A B C, ठीक है। E और F जो है AB और AC का मिड पॉइंट है। E और F जो है AC का मिड पॉइंट है, सॉरी ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। एंगल ए दिया हुआ है 135 डिग्री, ये दिया हुआ है 135 डिग्री, एंगल 135 दिया है। ए बी 7 है, ए सी 5√3 है। ए बी 7 है, ए सी 5√3 है, ठीक है। ए सी कितना है 5√3। और हमसे साइड पूछा, अच्छा ई एफ का लंबाई पूछा है, बताओ ई एफ का लंबाई क्या है, ई एफ का लंबाई। तो ये क्वेश्चन आप अपना ट्राई दो एक बार। मुझे लगता है कि 85% ऑफ द स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को फर्स्ट गो में। पहले वो थेल्स थ्योरम लगा लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे, सिमिलरिटी लगाएंगे, फिर भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, आप एक बार ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन कोसाइन रूल से सॉल्व होगा, ठीक है। कोसाइन रूल याद आया कुछ, कि दो साइड दिया है और साइड के बीच का एंगल दिया है, तो हम तीसरा साइड भी निकाल सकते हैं। कोसाइन रूल यही है, ठीक है। तो कोसाइन रूल अगर हम यहाँ पे लगाएं तो BC का लंबाई आ जाएगा मेरे पास, और BC आ जाएगा तो मिड पॉइंट थ्योरम से BC क्या होता है, डबल होता है EF का, तो EF भी आ जाएगा मेरे पास। BC का हाफ कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो कोसाइन रूल लगाते हैं, ठीक है। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है कि कॉस 135 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम 7 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर माइनस जो इस साइड के माइनस करना है जो तीसरा साइड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ओके, 5√3। ओके, अब cos 35 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 35 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45, cos 90 प्लस 45। अब cos 90 प्लस 45, 90 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट और 90 है तो रेशियो चेंज होगा। तो cos किस में चेंज होता है, साइन में, ठीक है। हम लिख लिए साइन। अच्छा, अब साइन क्या होगा, साइन 45, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, cos चेंज हुआ है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो साइन 45 नेगेटिव इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 प्लस 5 स्क्वायर 25 3 जा 75 माइनस BC स्क्वायर 7 2 जा 14 7 दूनी 14 25 70√3, ठीक है, 70√3, यहाँ पे 70√3, ठीक है। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 9 5 14 7 4 11 12 माइनस BC स्क्वायर, कुछ गड़बड़ लग रहा है, 70√3। ऐसा हो सकता है कुछ गड़बड़, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे उतारा तो डाटा में कुछ आगे पीछे होता है। मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच सीखना है, ठीक है। क्योंकि मुझे गड़बड़ यहाँ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ √2 है या √3 है, अगर सेम होने से शायद कट जाता, लेकिन नहीं है सेम, ठीक है। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब 17√3 को अगर इधर ले गए, ओके, तो माइनस 70√3 डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू 124 माइनस BC स्क्वायर, ठीक है, ओके। अगर BC स्क्वायर को इधर ले आए, इसको उधर ले गए, तो BC जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 124 प्लस 70√3 बाई √2, और चूँकि BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर ये, तो BC हो जाएगा अंडर रूट लगा दिए दोनों तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो इस डाटा के हिसाब से आंसर यही सही है, ठीक है। मेन मेरा था कि अप्रोच सीखना था हमको, जो कि यहाँ पे हम फिगर देख के
पहला अटेम्प्ट में शायद 80% ऑफ द स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोसाइन रूल लग रहा था, ये बता दिया मैं, ठीक है। यहाँ पे कोसाइन रूल लग रहा है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रब कर रहा हूँ। जल्दी आपको अपना स्पीड भी बढ़ाना है, ठीक है। मैं उतना समय नहीं दूंगा क्योंकि भाई ये क्लास है, थोड़ा आपको आना ही है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ्स फ्री में पढ़ाऊंगा, जाकि मैं बिगनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, और वो जो है सभी के लिए होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेता हूँ। अच्छा, 7th क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क का हमेशा से हल्का ही क्वेश्चन आया है, इस बार भी हल्का ही क्वेश्चन है, तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बोला ए और बी किसी काम को 24 और 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 24 दिनों में और बी 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आगे बोला है वो काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद काम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो सी 14 दिनों में करता है, ठीक है। तो पूछा है कि ए और सी मिल के 75% काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा, तो जी हम लोग क्या करते हैं टाइम एंड वर्क में, इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है, कुल कार्य होता है। और यहाँ पे हम उसका एफिशिएंसी लिखते हैं, कार्य क्षमता, जो कि इसको इससे इंटू करके आता है, ठीक है। तो 40 या 120 मीन्स ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 3 है जी। और ये लोग काम कितने दिन किया है, 8 दिन। 8 दिन करके छोड़ दिया। ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 3 काम, तो एक दिन में दोनों मिलके 8 काम, 8 दिन, तो 64 काम हो गया। अच्छा, 64 काम हो गया, टोटल काम 120 था, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं जी। तो घटा लिए तो कितना बच गया, 10 में 4 गया 6, 11 में 6 गया 5, तो जी 56 काम को सी जो है 14 दिन में करता है। सी 14 दिन में 56 काम किया, तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 काम, मतलब सी की एफिशिएंसी 4 है। तो पूछा है कि ए और सी मिलके काम का 75% कितना में करेंगे। तो काम टोटल 120, तो 120 काम का 75% ए और सी मिलके, ए का एफिशिएंसी 5, सी का 4, तो कितने दिन में करेंगे। तो काट लेते हैं, 10, कितने दिन में, 10 दिन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और मैं वापस बताने वाला भी नहीं हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगेन ज्योमेट्री मीन्स ज्योमेट्री से धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और एडवांस मैथ तो आजकल एसएससी का फेवरेट हो ही चुका है, लेकिन इजी आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि एक रोम्बस है और एक समचतुर्भुज है जिसका लंबाई उसके एक विकर्ण के बराबर है, ठीक है। और अन्य विकर्ण का भी लंबाई दिया हुआ है 6√3, ठीक है। तो पूछा है समचतुर्भुज जो है, जो रोम्बस है, उसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। ये एक रोम्बस है जिसका जो भुजा है, अच्छा रोम्बस का प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा कि रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, रोम्बस का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, लेकिन दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, लेकिन और बाइसेक्ट जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ये सब बेसिक थ्योरी है, आप बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। और जो ये एडजेसेंट साइड का एंगल का सम 180 होता है, ये एक्सेट्रा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला है कि जो रोम्बस का साइड है वो एक विकर्ण के बराबर है, वो एक डायगोनल के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब मतलब कि यही डायगोनल इक्वल, अच्छा यहाँ इसका 2 डायगोनल हो सकता है, ठीक है। एक ये, क्या आपको क्या ऐसा हो सकता है कि ये डायगोनल जो इसके साइड की इक्वल है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता रहना चाहिए कि जो शॉर्टर डायगोनल होता है वही हो सकता है रोम्बस के साइड के इक्वल, जो बिगर डायगोनल है, जो लॉन्गर डायगोनल है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिगर से भी आपको दिख ही रहा होगा और ये प्रॉपर्टी है, पता होना चाहिए। तो ये एक रोम्बस है, रोम्बस का सभी साइड इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें बोला था कि एक डायगोनल भी इक्वल है, मतलब कि ये तीनों साइड इक्वल है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है,
इक्विलेटरल है, ठीक है। ये भी कैसा हो जाएगा तब, इक्विलेटरल, मतलब दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके। और जो है अदर डायगोनल का लेंथ दिया था 6√3, ठीक है। मीन्स ये डायगोनल ये 6√3 है, ये 6√3 है। तो मैं बोला था कि वो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 6√3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3√3, ये कितना हो जाएगा 3√3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 10 तरीका है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊंगा और जो आपको समझ आए, ठीक है, जो तुम लोगों को समझ आए, ठीक है। तो ये 3√3 है। अच्छा, ये कैसा ट्रायंगल बना है, इक्विलेटरल, क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल ही है। अरे रोम्बस का सब साइड तो इक्वल होता ही है, एक डायगोनल भी इक्वल है, मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो 3√3 है। यहाँ पे मैं बोला था कि अब जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री करते हैं, तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, मतलब हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट आपको पता है, ये क्या होता है, √3/2a, यही दिया हुआ है 3√3 के बराबर। तो √3 से √3 कट गया, a आ गया 6। तो अब आप बता दोगे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, क्योंकि रोम्बस का एरिया पूछा है। रोम्बस का एरिया जो है यहाँ पे कैसे बना है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिला के बना है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, दो गुने दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, 2 गुने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a, ए क्या है a स्क्वायर, ए क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 जी। तो 2 से 18, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 18√3 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कुछ पता होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे हाइट होता है, ये अगर नहीं पता होता तो हम लोग और बेसिक तरीक़ा से जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको पता था, इसीलिए मैं इस तरीक़ा से गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 25 क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछे गए सब, और सब बेहतरीन सवाल ही है, छोड़ तो नहीं सकते किसी को। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है 9। अच्छा, 9 भी जो है ये डायरेक्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला पे पूछा है, तो पसीना आ रहा है यार। ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड 2x - 3y का होल क्यूब प्लस 18xy इंटू 2x - 3y, ओके। यहाँ पे पूछा है कि 2x - 3y का होल क्यूब माइनस 18xy इंटू 2x - 3y को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं देख के डायरेक्ट बता दूंगा ये किसका फॉर्मूला है। ये किस, अगर मैं 2x को a मानूँ, 3y को b मानूँ, तो ये क्या है, a - b का होल क्यूब माइनस 3ab है ना, 3ab, 3 निकल गया तो 9 बचा, 9 सॉरी 6 बचा 6। और ये ab, जो ab में क्या वेरिएबल है, 3 और 2 इंटू होके, सॉरी नंबर क्या है, 3 और 2 इंटू होके 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ab इंटू a - b, तो कितनों को पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, नहीं पता होगा तो आपका लेवल अभी आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन जैसे दिए हुए, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो अब a को मैं क्या माना था 2x, तो मैं लिख दूंगा 2x का क्यूब, मतलब 2 इंटू x का क्यूब मीन्स 8x क्यूब माइनस b माना 3y, तो 3y का क्यूब मीन्स 27y क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सिस्टम का इजी क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन बोर्ड पे शो हो रहा है, मैं बताता हूँ। बोला है कि सम ऑफ 2 नंबर है जो कि 59 है, और इसका प्रोडक्ट जो है वो है 1150, और पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। मीन्स इस नंबर का वर्गों का योग बताओ, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी अलजेब्रा का इजी फॉर्मूला यूज हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है।
ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला ये सब आपको रटा होना चाहिए जुबान पे। आजकल एसएससी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो सब कुछ तो दिया ही हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, ए प्लस बी दिया हुआ है 59, तो 59 का स्क्वायर माइनस 4 ए बी भी दिया हुआ है इंटू 1150। अच्छा 59 का स्क्वायर, अब 59 का स्क्वायर भी कैसे निकलेगा, 59 50 से कितना ज़्यादा है 9, तो 25 में 9 जोड़ लिए 34, और 9 का स्क्वायर 81 मीन्स 34 81। ये क्या हो जाएगा 34 81 माइनस 4 इंटू कर लिए 4 6 6 6, ओहो सॉरी ये 2ab होगा यार, ये 2ab होगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, ये होगा 2ab। देखा यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। ऑफलाइन में क्या होता है कि सामने स्टूडेंट सब बैठे होते तो बता देते हैं कि गलती हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में कोई बताने वाला नहीं है, एक अकेले रूम में स्टूडियो में बैठे हुए हैं और कर रहे हैं, ठीक है। तो 2ab होता है, सॉरी। तो 1150 गुने 2 कितना हो जाएगा 2300। तो 34 81 में 2300 घट गया तो कितना हो जाएगा 1 8 में आ गया 8, 34 में 23 गया 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1181, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था। तो टाइम लगेगा, एडजस्ट हो जाएंगे ऑनलाइन में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अलजेब्रा का अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर्मूला पे, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a b c इज इक्वल टू 12, तो a q प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि, अच्छा मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, उस फॉर्मूला का क्या क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। क्वेश्चन वहाँ पे चला गया क्या? तो यहाँ पे मैं फिर से बोल देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अच्छा अब इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स वो इसका वैल्यू क्या दे दिया है 0, ओके, मीन्स इसका वैल्यू 0 दिया है अगर, तो 0 इंटू कुछ भी 0 ही हुआ, 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है। तो अगर मैं इसको इससे इंटू कर दूँ तो पहला निष्कर्ष मेरे पास क्या निकलता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इज इक्वल टू क्या 3abc। अच्छा इसी का सेकंड पर्सपेक्टिव क्या है बी, अगर क्वेश्चन में बोला होता कि ए बी सी जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ए बी सी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या हम कर सकते थे ऐसे? अच्छा हम ए बी सी को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं तो क्या कभी भी हम ए प्लस बी प्लस सी 0 कर सकते हैं? किसी भी 3 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 3 पॉजिटिव संख्या का योग क्या 0 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी तीनों डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर है, तब वो 0 एक ही शर्त पे हो सकता है, अगर इस केस में मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में हम ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लें, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, अगर हम ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी माने तो ये भी ए स्क्वायर ये भी स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर, ओके, माइनस बी भी ए है मतलब ये ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये भी ए स्क्वायर
-3a²। अच्छा कट गया, कट के क्या बच गया 0, फिर 0 से इंटू हुआ तो 0। तो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर ए बी सी क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर दिया तो उसमें क्या डालना है हमको, a = b = c और आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब हमको लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हमको बनना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा, इस क्वेश्चन में दिया है सॉरी कि a + b + c 0। अच्छा a + b + c 0 से मेरा क्या आया था कि a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, a³ + b³ + c³, a³ + b³ + c³ क्या होता है 3abc। 3abc तो abc भी दिया हुआ है 12, तो कितना आ गया 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 36। इस पे भी बहुत सारा फॉर्मूला है इस पैटर्न पे बेस्ड। ठीक है, इस पैटर्न पे बेस्ड 4 फॉर्मूला है। ठीक है, सिर्फ इसका a³ + b³ + c³ -3abc का 4 फॉर्मूला है और चारों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चारों में अलजेब्रा जब पढ़ाऊंगा तो मैं चारों फार्मूला को करवाऊंगा। ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहे, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, मेरी मेहनत को थोड़ा आगे बढ़ाएं। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर, क्योंकि मैं ऑनलाइन के माध्यम से जो नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं, से गाँव में बहुत लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा सकते कि कोर्स लें ऑनलाइन या पेड बैचेस में इनरोल हो, उनके लिए ही मैं ये ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूँ। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं था ऑनलाइन क्लास लाने का। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। डायरेक्ट पूछा है कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 2 आर्टिकल का सेम है, क्रय मूल्य सेम है, एक को 40% लाभ पे बेचा गया, एक को 40% नुकसान पे बेचा गया, तो ओवरऑल क्या हुआ। ठीक है, तो इस केस में हमेशा याद रखना कि जब भी CP सेम हो, ठीक है, क्या हो CP, इसमें 2 लिख लेना, CP सेम हो एक कब SP सेम हो, मीन्स एक समय क्रय मूल्य सेम हो और एक समय विक्रय मूल्य सेम हो। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, तो जब क्रय मूल्य सेम होता है और एक ही % प्रॉफिट पे हम बेचते हैं और उसी % लॉस पे हम बेचते हैं, तो मेरे पास 0% का प्रॉफिट लॉस होता है, मीन्स नो प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अगर SP सेम होता है, ठीक है, SP सेम होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर SP सेम होता है और परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस दोनों सेम है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100% का लॉस होता है। ठीक है, याद रखना है कि लॉस होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मेरे को SP सेम बोलता, मैं बता देता परसेंटेज कितना प्रॉफिट लॉस होता 40, तो 40 का स्क्वायर 1600 बाय 100 मीन्स 100 का मीन्स 16% का लॉस हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि CP सेम है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ऑप्शन D। ठीक है, तो ये छोटी बात है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ठीक है, 13 क्या बोला है कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज 1850, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर। 2 संख्याओं का अंतर 5 है, 2 संख्याओं का अंतर 5 है, उनके क्यूब तो का क्या हो जाएगा कि उनके 5 का स्क्वायर 25 = a² 1850 + b² पूछा माइनस 2ab। ठीक है, स्क्वायर का डिफरेंस बताओ। अच्छा, a³ - b³, तो ये फॉर्मूला क्या होता है 1850 = a³ - b³ क्या होता है a - b a² चाहिए, a² + b² प्लस ab, यही होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं a² + b² का वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ और यहाँ पे ढाल दूँ तो कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि a² + b² क्या हो जाएगा, a² + b² हो जाएगा तुम्हारा 25, और ये 2ab दिया तो 25 + 2ab। ठीक है, 25 + 2ab, तो मैं इसको ढाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
1850 इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो पता ही है 5। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं 25 प्लस 2ab, तो 25 प्लस 2ab प्लस ab मीन्स 25 प्लस 3ab। ये 5 से ये कट गया, 5 तिया 15, 3 5 6, 5 तिया 15, 3 7 0। तो यहाँ से जो है ए बी कितना आ जाएगा, 25 ही जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, 370 में 25 गया तो 345, 345 बटा 3 कितना हो जाएगा, तो 115। तो ए बी का वैल्यू मेरे पास 115 आ गया, ठीक है। लेकिन मेरे को पूछा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा ए माइनस बी है ही मेरे पास 5, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी मेरे पास कैसे आ जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, अच्छा 25 प्लस 2ab, फॉर्मूला में भी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू इतना है ही, यहाँ पे भी 2ab, यहाँ पे भी 2ab मीन्स प्लस 4ab। अच्छा ab कितना है 115 इंटू 115, अच्छा ये स्क्वायर है तो ab क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 115 चौक, तो 460 और 25 485 का अंडर रूट, ठीक है। 485 का अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना आ गया अंडर रूट 485 इंटू 115, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आप अगर इससे कुछ बाहर आ रहा है तो रूट से आप तोड़ लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए 115 इंटू रूट ओवर 485। तो लेंथी क्वेश्चन था अलजेब्रा का, ठीक है। तो लेंथी अप्रोच था। तो आजकल यही क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, और रेलवे में भी आ सकता है एनटीपीसी में। अभी तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम का 7th फेज़ बचा हुआ था और ग्रुप डी भी बचा हुआ है, तो कोई ठीक नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 14। अच्छा ये भी ज्योमेट्री का आसान सा क्वेश्चन है। बोला है कि द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी 27 एंड ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ सॉरी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ओ जो है सेंट्रोइड है इसका, ओ कहीं बीच में पॉइंट है जो कि इसका सेंट्रोइड है। तो पूछ ओ सेंट्रोइड है, तो ए ओ का लेंथ पूछा है, ए ओ का लेंथ पूछा है और दिया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 27 का, मीन्स सारा साइड क्या है 27 है, सारा साइड क्या है 27 है जी। अच्छा अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सारा जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे होता है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे होता है और बेस पे आके वो 90 बनाता है, ठीक है। अच्छा ये हाइट हो गया मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है √3/2a 27, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 27 √3/2। हम क्या जानते हैं कि सेंट्रोइड जो है इस लेंथ को 2:1 में बांटता है, मीन्स ये 2 है तो ये 1 होगा, 2:1। तो ए का लेंथ पूछा है और मेरे पास हाइट आ चुका है ये पूरा, तो 3 इतना है तो 2 कितना, ठीक है। तो मतलब कि 2/3 इससे गुना कर लिए, तो 3 से कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9√3। इसमें भी आपका सेंट्रोइड का 1-2 थ्योरी पता होना चाहिए था। क्वेश्चन को आप वापस देख सकते हैं वीडियो को। अच्छा वीडियो को अच्छा अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि 2 ट्रेन है जो कि 2 अलग अलग जगह पे एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं, एक 90 की स्पीड से, एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, ठीक है। 2 प्लेसेस पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ, ठीक है। बोथ द ट्रेन्स मीट व्हेन वन ट्रेन हैज़ कवर्ड 130 किलोमीटर मोर डिस्टेंस द अदर, सो आफ्टर हाउ लॉन्ग विल 2 ट्रेन्स मीट, ठीक है। तो बोला है 2 ट्रेन है जो एक पॉइंट P
और एक क्यू से एक दूसरे की तरफ ये 90 के स्पीड पे स्टार्ट कर देता है और ये 70 के स्पीड पे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। अब ये कहीं पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये जब दो ट्रेन मीट करते हैं, जो दो ट्रेन, तो देखा जाता है कि एक ट्रेन जो है 130 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका है दूसरे से, 130 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका है दूसरे से। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको एक बाइक दिया और आपके एक दोस्त को मैं कार दिया। कार का स्पीड ज़्यादा है और बाइक का स्पीड थोड़ा कार के कंपेरेटिव में कम है, और आपको 500 किलोमीटर जाना है, तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले कार पहुंचेगा। यहाँ पे क्या होगा, टाइम अलग हो जाएगा, कार पहले ही पहुंच गया, कम समय लिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कार और बाइक दोनों एक ट्रैक पे 500 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए चल पड़े, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, वो एक एंड से आ रहा है दूसरे एंड से, और दोनों आके एक जगह पे मिले, लेकिन कार जो है कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, क्योंकि कार का स्पीड बाइक के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और बाइक जो है वो थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया होगा, लेकिन टाइम दोनों का सेम रहा होगा। इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन टाइम तो दोनों को एक ही लगा, एक जगह पे मिला। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है कि जब ये मिल रहे हैं तो दोनों का टाइम इक्वल है, ठीक है। और हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जानते हैं, जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम कांस्टेंट हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही किसके इक्वल होता है? स्पीड के, ठीक है। डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है? 90 एंड 70। ये स्पीड है, ये किस रेशियो में है भाई? 9:7। मैं बोल सकता हूँ कि इनके चला हुआ डिस्टेंस भी 9:7 में है, 9:7 में है। अच्छा, अब ये जब मीट करते हैं तो देखा जाता है कि एक ट्रेन दूसरे से 130 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका है। तो ज़्यादा कौन चला है? ये 9, पहला ट्रेन। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो दो का डिफरेंस है, ये किसको दिखा रहा है? 130 किलोमीटर को। तो एक किसको दिखाएगा? 65 किलोमीटर को, ठीक है, 65 किलोमीटर को। अब हमसे पूछा क्या है कि सो आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द टू ट्रेन्स मीट? तो दोनों ट्रेन जो है कितने समय बाद मिलते हैं, ठीक है, कितने घंटे बाद मिलते हैं। अच्छा, 1 यूनिट 65 आ चुका है। किसी एक में इस वैल्यू को पुट करके हम टाइम निकाल लेते हैं, वो लोग कब मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, 65 अगर 1 यूनिट का वैल्यू है, तो जो पहला ट्रेन है वो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 9। तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा जी? तो आप बोलोगे सर 65 × 9, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 6 ज़ा 54, 58, 585 किलोमीटर। ओके, अब जो है 585 किलोमीटर 90 के स्पीड से ही चला होगा पहला ट्रेन, सॉरी। तो 585 को कवर करने में 90 के स्पीड से उसको कितना समय लगा होगा, यही हम निकाल लेंगे, तो हमको टाइम पता चल गया कि वो कितना घंटा चला जो दूसरे ट्रेन से मिल गया, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है जी? 585, और स्पीड क्या है? 90। तो ये 9 से कट रहा है क्या? तो हाँ, 9 से कट रहा है। 9 10 ज़ा 90, 9 6 ज़ा 54, 4 9 55, मीन्स 10 हट गया तो एक 6.5 आवर्स, ठीक है। कितना? 6.5 आवर्स बाद दोनों मिलेंगे। अच्छा, ये मैं इसमें भी पुट कर सकता था तो भी आंसर वही आता। सेकंड केस में भी देखिए, सेकंड केस में कैसे है? 1 यूनिट 65 किलोमीटर, तो सेकंड ट्रेन जो है वो कितना किलोमीटर कवर किया होगा? 7 यूनिट। तो 7 × 65 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 42 एंड 3 455। ओके, फिर 455 किलोमीटर कवर करने में दूसरे ट्रेन को कितना समय लगा होगा? तो आप बोलेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड कर दीजिए सर। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना है? 70। तो 70 से डिवाइड कर दिए, तो 7 से ज़्यादा, ये 7 10 जा 7, 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 10 हटाते तो 6.5। देखो सेम आया, 6.5 6.5, ठीक है। तो दोनों केस से सही आएगा। बस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में 3 फंडा होता है, उसको याद रखना होता है कि जब टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है, और जब
स्पीड सेम हो तो भी टाइम और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, पढ़ाऊँगा मैं भी, और बहुत आसान भी है अगर इसको आसान तरीके से बताया जाए। भाई ये एसएससी है, बैंक नहीं है। एसएससी मतलब समुद्र। तैरने तो दोनों जगह आना चाहिए, नदी में भी और समुद्र में भी, लेकिन नदी में तैरना मतलब आप काम चलाओ तैर रहे हैं। मतलब अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे तो मैथ्स के लिए आपको उतना काम चलाओ चल जाएगा, लेकिन अगर एसएससी में तैयारी कर रहे हो, एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब आप समुद्र में गोता लगा चुके हो। ठीक है, और समुद्र बहुत बड़ा है, बस तैरते जाना है। ठीक है, तैरते जाना है। एसएससी का सिलेबस का कोई कोई ता ही नहीं है, इतना मतलब वास्ट सिलेबस है एसएससी का। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बैंक में ज़्यादा कुछ फिक्स्ड टॉपिक से फिक्स्ड पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बैंक एसएससी के कॉम्पेटिटिव मैथमेटिक्स सेक्शन ईजी है। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल है कि 8500 पे 9% से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जी? 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100। आर कितना दिया हुआ? 9, 9 टू सा 18 प्लस 9 स्क्वायर 81 बाय 100 मीन्स 0.81, मीन्स 18.81। 18.81% अब हम निकाल लेते हैं प्रिंसिपल का, वही होगा मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इससे इसको इंटू करके डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेटिव था, करना ही पड़ता, ये तो आसान था। कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत आसान है, कुछ फॉर्मूला और रेशियो और ट्री मेथड और एक गोल्डन रेशियो का मेथड है। ठीक है, जो कि 1 साल के लिए 1 होता है, 2 साल के लिए 2:1 होता है, 3 साल के लिए 3:1 होता है, 4 साल के लिए 4:6, ओ सॉरी 3 साल के लिए 3 ईयर के लिए 3:1 होता है, और 4 साल के लिए 4:6:4:1 होता है। ठीक है, ये लगा के ही पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 20। वाह, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको थोड़ा बुद्धि चाहिए देखने के लिए कि क्या करने से क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, देखते हैं हम कि इसमें ए दिया हुआ है 5, सॉरी ए दिया हुआ है 5 प्लस 2√6। हमसे पूछा है कि बताओ √a प्लस 1/√a क्या होगा। बताओ √a प्लस 1/√a क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखें कि ए कुछ भी दिया हो, अगर ए जैसे कि यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है x और 1/a दिया हुआ है y। ठीक है, तो a प्लस 1/a जो है 1 होगा अगर अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, आप इस चीज़ को वापस देखें कि मैं माना ए एक्स दिया हुआ है, 1/a वाई दिया हुआ है, और a प्लस 1/a क्या होगा? 1 होगा अगर इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, गलती कर दीजिए।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और हमको बताना है √a प्लस 1/√a। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी भी है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा का थोड़ा गहरा नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूँ ए दिया हुआ है तो आप बताओ 1/a क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर कि 1 रेसिप्रोकल कर दो, बस यही है। अच्छा, अब मैं अगर रैशनलाइज किया इसको 5 माइनस 2√6 से ऊपर भी इंटू किया, 5 माइनस 2√6 से नीचे भी इंटू किया, तो क्या आ गया, ऊपर तो मेरे पास न्यूमरेटर में 5 माइनस 2√6 आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया सर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 2 दूना 4 गुने 6 24, तो नीचे 1 आ गया, ठीक है। मतलब हम क्या देखें कि a 5 प्लस 2√6 था, तो 1/a क्या हो गया, 5 माइनस 2√6, ठीक है। 5 माइनस 2√6, सिर्फ साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, ठीक है। क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। तो अब हमको ये बात हमेशा माइंड में रखना है कि अगर a कुछ भी दिया हुआ है और उसमें जो दोनों वैल्यू है, जैसे दो नंबर को जोड़ के जो आ रहा है उसका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है a का 1/a क्या होगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 2√6 का स्क्वायर 24, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 1, तो 1/a क्या होगा, जस्ट साइन चेंज कर दो। क्या होगा, 1/a जस्ट साइन चेंज कर दो, ठीक है। 1/a क्या होगा, जस्ट साइन चेंज कर दो। तो अब a आ चुका है मेरे पास, 1/a भी आ चुका है, तो √a प्लस 1/√a है। तो हम अगर यहाँ पे ऐड करते हैं a प्लस 1/a, a प्लस 1/a, ठीक है, ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6, इससे कट गया, क्या आ गया 10, ठीक है। ऐसे ये चीज़ डायरेक्ट याद रखना है कि अगर a का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, उसमें जो दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, तो a प्लस 1/, क्या होगा, जो इसमें बड़ा नंबर है, जैसे 5 इसमें बड़ा नंबर है तो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। 5 × 2 10, जैसे a प्लस 1/, डायरेक्ट 10। अगर यहीं पे मेरे को पूछता कि a माइनस 1/a बताओ, तो जो स्मॉलर नंबर है उसका 2 टाइम्स, मीन्स a माइनस 1/a क्या हो जाता है 4√6, ठीक है। वो आप सॉल्व करेंगे ऐसे तो वही आएगा, ठीक है। जस्ट मैं शॉर्टकट बता दिया और यहाँ पे थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ लंबा करके, उतना भी लंबा नहीं, ठीक है। तो a प्लस 1/a क्या आ गया, 10 आ गया। अब मेरे से √a पूछा, तो आप लोग ये चीज़ जानते ही है कि अगर a प्लस 1/a की है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अच्छा a प्लस 1/a स्क्वायर की है तो a प्लस 1/a क्या होता है, k में प्लस 2 करके √ कर दो, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि स्क्वायर से एक पावर कम, ठीक है। जैसे a प्लस 1/a का एक मतलब √ करते तो √a प्लस 1/√a आएगा, यही आएगा ना, √ यही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि k प्लस 2 में √k प्लस 2 में 2 जोड़ के इसका √ कर दो, तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो आप लोग ये याद रखें कि जस्ट 2 ऐड करके √ कर देने से ही √a का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो √a प्लस 1/√a यहाँ क्या आ जाएगा, 10 में 2 जोड़ के √ कर देते हैं जी, तो √12 मतलब कि 4√2√3, ठीक है, 2√3, ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, हाँ, ये फिगर के साथ जस्ट रिपीट हो गया है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। PQR एक
अच्छा वापस मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके अपना ट्राई दे, एक बार देखिए कहीं आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पी क्यू आर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर पी क्यू एंड पी आर 25 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, अब मैं ड्रॉ करता हूँ कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जहाँ पे पी क्यू आर पी आर जो है इक्वल है और इसका लेंथ भी दिया हुआ 25। ठीक है, इसका लेंथ दिया हुआ 25। अच्छा, पी एस इज द मीडियन ऑन क्यू आर। पी एस जो है मीडियन है क्यू आर पे। मीडियन मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा बेस को। और पी एस का लंबाई दिया हुआ है 7 और क्यू आर पूछा है। पी एस दिया हुआ है 7 और क्यू आर पूछा है। ठीक है, पी एस दिया हुआ है 7 और क्यू आर पूछा। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हाइट होता है वो मीडियन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये मीडियन है, यहाँ से हम लोग क्या देख ले कि ये हाइट भी होगा। ठीक है, अब ये हाइट है, ये 7 है, ये 25 है, तो हम लोग ट्रिपलेट से क्या बोल सकते हैं, ये 24 होगा। तो 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है। तो ये 24 तो 7, ये भी 24 और 25 एक ट्रिपलेट है। तो ये क्यू आर क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। क्यू आर क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये हम लोग बेस्ट 25 क्वेश्चन बेस्ट 50 क्वेश्चन जो CHSL में मेमोरी बेस्ड है हमारे पास, वही मैं करवा रहा हूँ। और ये आपको प्रॉफिट देंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम CGL 2020 में और CHSL 2020 जो कि कुछ कैंडिडेट का बच गया है, जो कि बंगाल में इलेक्शन, बंगाल वालों का भी कुछ बच गया। बंगाल में इलेक्शन था उनका, तो पहले से डेट शिफ्ट कर दिया गया था कि 21 मई से होगा। लेकिन अब जो है वो शायद फर्दर और डिले हो जाए, क्योंकि इलेक्शन के चलते यहाँ पे भीड़ हुई, भीड़ के साथ गैदरिंग हुआ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार आए, जिसकी वजह से गैदरिंग हुई। और कोरोना का तो बेस्ट सिम्पटम है यही कि सिम्पटम नहीं बोलेंगे, बेस्ट चांस है उसको भीड़ कोरोना फैलेगा। तो आप लोग भी अपने घर पे मास्क लगाए, घर पे तो नहीं, बाहर निकले तो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और हाथों को हमेशा धोते रहें। ठीक है, और लोगों से दूर से बात करें, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23। तो 23 बोला है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1280 किसी सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। बोला है कि कोई सामान का चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस जो है 1280 है, इस पे 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। मार्क प्राइस डिस्काउंट 30% है, फिर भी प्रॉफिट है उसको कितना, उस पर 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का लाभ है। ठीक है, पूछा डिस्काउंट 30% का देने के बाद भी रिलेशन जानते हैं 12% का लाभ जो है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीपी से एमपी का 1280 एमपी है वो होता है 100। सीपी आ जाएगा मेरे पास, तो सीपी क्या, सॉरी एसपी आ जाएगा मेरे पास, तो एसपी क्या होगा 30% का डिस्काउंट दिए थे हम। ठीक है, तो 30% का डिस्काउंट देना मतलब उसको 70/100 पे एमपी का क्या, सीपी से एमपी सेल कर रहे हैं माइनस, फिर भी 12% का लाभ है। मीन्स इसमें 12% इंक्लूड है इंटू 100/100 12। इस क्वेश्चन में हमको नहीं लग रहा, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँ। तो और ये किससे कट जाएगा 14 से 14 25 70 14 8 112 8 से ये भी कट जाएगा 8 1 8 8 से 48 0 तो 16 25 80 और 1 0 कट गया 40। ठीक है, तो इस सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, पूछा कॉस्ट प्राइस बताएं, कॉस्ट प्राइस 800 है। ठीक है, इस सामान का कॉस्ट प्राइस है 800, ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितने टाइम से ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कितने टाइम से मेरे से पूछा है कि सीपी बताओ, तो 44 बताओ। तो 12 क्वेश्चन बोला है कि नेक्स्ट कवर से क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन डिस्टेंस 480 किलोमीटर। क्वेश्चन 24 480 किलोमीटर जो है कुछ समय में तय सर्टेन डिस्टेंस 480 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले कवर करता है। लेकिन अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दे तो उसको टाइम 2 घंटा ज़्यादा लगता है। इट्स ओरिजिनल स्पीड 50% बताया ओरिजिनल स्पीड। एक ट्रक है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या है 480
करता है, लेट किया कि एस स्पीड से टी समय में वो पहुंचता है, कवर करता है। यही सेकंड केस में क्या बोला है कि डिस्टेंस तो टी ही है स्पीड, लेकिन अगर वो स्पीड को घटा ले 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तो टाइम कितना लगता है प्लस 2 टी प्लस 8 किलोमीटर। यहाँ से मैं इक्वेशन जस्ट बैठा देता हूँ, तो जो उसको टाइम लगता है कि 480, क्योंकि टाइम क्या होता है, उसको टाइम लगता है वो टी ही माना टाइम स्पीड, तो उसी रेशियो पे मैं लेके चला, ठीक है। टाइम क्या है, डिस्टेंस, तो अब हम लोग स्पीड देखते हैं कि एस माइनस 8 टाइम क्या होता है, टाइम होता है जी, और यही 480 ऐसी स्पीड से स्पीड कवर करने में इतना टाइम लगा। मैं देख रहा हूँ कि पहले जो समय लगता था जब मैं बेसिक, अब उससे 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि ये जो आएगा डिस्टेंस 480 था, मतलब ये टाइम ही है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस समय क्या होता है, टाइम बटा 4, अपने आप में ये टाइम है, अपने आप में क्या होता है, दूरी बटा 4। जब स्पीड घटता है तो 2 घंटा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं इसको पहले रखा इससे, इसलिए इसको इससे घटा रहा हूँ मैं। अच्छा, सेकंड में क्या हुआ कि जब एस 8 किलोमीटर पर आवर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब क्या है, तो अब मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ कि कौन सा स्पीड बैठाने पे मेरा 2 आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है 24, तो मैं 24 यहाँ बैठाया, 24 में 8 गया, 16 घट गया, 16 को 480 को 16 से डिवाइड किया तो 30 आएगा, और यहाँ पे 24 को बैठाया तो 24 20 आएगा, तो 10 डिफरेंस आ रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, 48, तो 48 में 8 गया तो 40, 40 से इसको काटा तो मैं इसको माइनस किया तो भी तो 12, और 48 से इसको काटा तो 10 भर में। अच्छा, तो 48 पे सेट कर रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, इसका डिफरेंस क्या है 2, यही है, सेटिस्फाई करिए, मतलब ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। तो स्पीड क्या हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन हमको ओरिजिनल स्पीड का 50% पूछा है, तो ओरिजिनल स्पीड तो 48 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका 50% क्या हो जाएगा, बस 24 किलोमीटर पर आवर, इसका हाफ, ठीक है। तो इसका आंसर यही था। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है CHSL में, और शायद CGL 2020 में तो पूछेगा ही, और अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा उससे पहले मैथ्स का सिलेबस ख़त्म करवाने का, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन SSC में 17 में ही पूछा है, उसके बाद नहीं पूछा है, ठीक है। जहाँ तक कि मैं प्रीवियस ईयर लगाया हूँ, तो हालांकि CGL 2020 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, लेकिन जहाँ तक मैं प्रीवियस ईयर और सेट्स लगाया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत कम मिलता है, ठीक है। ट्रायंगल का कितने ट्रायंगल, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी ट्रायंगल का 2 साइड दिया हुआ है, मतलब ट्रायंगल कैसे बन सकते हैं, ठीक है। इन इक्वालिटी होता है मेन, वहाँ हम लोग पता करते हैं कि कितने ट्रायंगल, मतलब सॉल्यूशन है कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं अगर साइड ये है मतलब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन अ ट्रायंगल द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड AB इज़ 24, ओके। एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड है, उसका 2 साइड AB का प्रोडक्ट है 24, ठीक है। अच्छा, ए और बी इंटीजर है बोल चुका है, ठीक है। ए और बी को लिमिट कर दिया इंटीजर बोल के, ठीक है, इंटीजर बोल के लिमिट कर दिया। पूछा है कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मैं इन इक्वालिटी में पढ़ाऊँगा, जियोमेट्री में, ठीक है। तो a इंटू बी अगर 24 है, तो मैं बोला कि एक और बी का क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं, तो तुम बोलोगे कि मैं सर 1 रख सकता हूँ, इसको 24 कर दिया तो 1 इंटू 24 है। सर मैं a को 2 रखूँगा तो b को 12 रख सकता हूँ जी, 2 इंटू 12 24 है। a को 3 रखा तो मैं b को 8 रख सकता हूँ, तो 3 इंटू 8 भी 24 है। मैं बोला कि मैं 4 रखा इसको, तो ये 6 रखूँगा। अच्छा, अब होगा क्या 5, फिर तो 6 रिपीट हो जाएगा। तो यही 4 सीन पॉसिबल है कि मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा सकता हूँ, गिवन दैट ए बी इंटीजर है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से एक छोटा बात याद रखना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 माइनस 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, इससे CGL 2020 में ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्या बोला, नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे पॉसिबल होता है, स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2। इसमें स्मॉलेस्ट साइड क्या है 1, तो बताओ 1 इंटू 2 माइनस 1 कितने हो गए 1। अच्छा, इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया 3। इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है 3, 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया 3 इंटू 6 1 7 और 5। ओके, यहाँ पे 4 इंटू 2 माइनस 1 7। तो टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल हुए 7 5
12, 3, 15 एंड 1 16, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 16, ठीक है। 16 ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ये आप कैसे आता है, जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है उसका कंडीशन होता है बनने का, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल कंडीशन होता है कि वो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। जैसे मैं बोला कि ये एक ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। तो ये तीनों साइड में भी एक रिलेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण ये ट्रायंगल बनेगा। जैसे मैं बोला ए, अब ये ए साइड जो है, ये ए, ये जो है बी प्लस बी माइनस सी से, तो बी प्लस सी से छोटा होगा लेकिन बी माइनस सी से बड़ा होगा। तो यही कंडीशन है कि ये ट्रायंगल बन जाएगा। मैं मोड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है बी बड़ा है कि सी बड़ा है, नेगेटिव आ जाए, लेकिन नेगेटिव डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए मोड लगाते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव ही आए। तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे अब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अब हमको बी और सी दिया हुआ था, समझ लेता हूँ कि ये 10 दिया था, ये 8 दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा जी सर। अब इसके बाद ये ए है, ये 10, 8, 18, मतलब ये ए जो है इसका कितना वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे सर आप बोलिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, सब 15 पॉसिबल है वैल्यू। कितना पॉसिबल है 15 पॉसिबल है, ठीक है। तो अब देखो मैं ये फॉर्मूला क्या बताता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइड इन 2 - 1। तो 10 और 8 में स्मॉलेस्ट कौन है 8, तो सर मैं बोला 8 × 2 - 1, 16 × 15, ये आया 15। तो कोई भी ट्रायंगल बनने का कंडीशंस होता है, 3 कंडीशन है, तो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग ख़त्म होता है 25 क्वेश्चन। अब पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा कुछ ही दिनों में बस, जहाँ पे और 25 क्वेश्चन होंगे और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है वो। मैं पहले सेट में 25 क्वेश्चन तो रखा, लेकिन उस लेवल का नहीं रखा, मैंने सेकंड पार्ट में रखा, क्योंकि मैं भी मेहनत कोई भी बिना कारण का नहीं करना चाहता। तो ये फर्स्ट वीडियो था, तो इसमें मैं किया, और इसमें आप मुझे प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरे वीडियो को लाइक करते हो, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, ताकि ये जो फ्री एजुकेशन है बहुत लोगों तक पहुंच सके। तो मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्दी 3 से 4 दिनों में ही लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग कृपया सपोर्ट दिखाएं और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, ठीक है। मेरे चैनल को मैं नया हूँ, तो अभी ऑनलाइन में थोड़ा समय लग रहा है, बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन सेट हो जाऊँगा, कुछ 1-2 महीने में हो जाऊँगा, ठीक है। तो सुरक्षित रहे, घर पे रहे, मास्क पहने, हाथ को समय समय पे धोएं, और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, ठीक है, और पढ़ते रहें। तो धन्यवाद और नमस्कार, मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, बाय।